वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 7th में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो इसके पहले के वीडियो में हमने देखा है कि दो लाइन सेगमेंट्स या दो स्क्वायर्स, दो रेक्टेंगल्स, दो सर्कल्स या फिर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किस तरह से हो सकते हैं। तो आज उसी के ऊपर जो एक्सरसाइज है वो आज हम देखेंगे। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया है तो आप को उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम दो एक्सरसाइज देखेंगे, एक कोरडा के बुक से और एक दूसरा बुक है उसमें से भी एक्सरसाइज हम देखने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप वीडियो को पूरा देखिए। तो मैंने फर्स्ट लिया है एक्सरसाइज 14.1 जो है कोरडा के बुक से। तो क्वेश्चन 2 लिया उसमें से मैंने यहाँ पे लिया है कि ट्रायंगल XYZ और ट्रायंगल RPQ अंडर द करस्पॉन्डेंस XYZ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस RPQ राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अंडर एनी वन करस्पॉन्डेंस तब उसके जो पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं वो भी इक्वल हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। जैसे 3 एंगल और 3 साइड्स दूसरे ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड के साथ इक्वल होते हैं। तो ये जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है दैट इज इंपॉर्टेंट। दो ट्रायंगल के लिए टोटल 6 1-to-1 करस्पॉन्डेंस होती है, लेकिन उसमें से 6 में से किसी एक 1-to-1 करस्पॉन्डेंस के लिए ही वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट ट्रायंगल XYZ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ अंडर कौन सी 1-to-1 करस्पॉन्डेंस है? तो XYZ 1-to-1 करस्पॉन्डेंस RPQ। तो यहाँ पे जैसे ट्रायंगल का नाम कॉन्ग्रुएंट में लिखा है उसी तरह से यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस भी है। अब ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस से हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स है वो भी हम लिखेंगे। सो फर्स्ट वी विल राइट कॉन्ग्रुएंट मतलब करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स लिखेंगे हम सबसे पहले। तो वो कैसे लिखना है, यहाँ पे देखो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस में तो जिस सीक्वेंस से है उसी सीक्वेंस से हमें लिखना पड़ेगा। तो एंगल X कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल R के साथ। तो एंगल X इक्वल टू एंगल R। सेकंड एंगल Y इक्वल टू एंगल P, एंगल Y इक्वल टू एंगल P एंड थर्ड इज एंगल Z इक्वल टू एंगल Q, एंगल Z इक्वल टू एंगल Q। अब नेक्स्ट है करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स, तो ये जो 6 एलिमेंट्स होते हैं 3 एंगल्स और 3 साइड्स, तो 3 साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। अब वो साइड्स कैसे लिखना है, यू नो दैट साइड्स 2 पॉइंट से बनते हैं। तो पहला दूसरा पॉइंट और यहाँ पे पहला दूसरा पॉइंट लो। तो XY विल बी इक्वल टू RP कॉमा, फिर दूसरा तीसरा वर्टेक्स लेंगे YZ, यहाँ पे दूसरा तीसरा हो गया PQ। तो YZ इक्वल टू हो गया PQ एंड थर्ड इज फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स, यहाँ पे भी फर्स्ट और थर्ड वर्टेक्स एंड XZ इक्वल टू हो गया RQ। सो दीज आर द करस्पॉन्डिंग congruent angles and congruent sides under the given 1-to-1 correspondence. Now we will see question number 4. Answer the following questions and justify your answer. अब हमें जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि ये जो दिया गया स्टेटमेंट है या ये तो रॉन्ग है या राइट है। ओके, तो सबसे पहले तो ये है कि आर द ट्रायंगल्स इक्वल इन एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। मतलब अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, सॉरी इक्वल है, एरिया में इक्वल है, अगर दो ट्रायंगल का एरिया इक्वल है तो क्या वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? तो क्या इसका जवाब हाँ है या ना है? तो चलो इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या किया मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल लिया यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, इसको नाम दिया मैंने A, B और C। अब मान लो कि इस ट्रायंगल की जो बेस है ये वो है 12 सेंटीमीटर और इसकी ये जो हाइट है वो मान लो कि 6 सेंटीमीटर है। गॉट इट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। अगर मैं इसका एरिया फाइंड करूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस। बेस कौन सा है इसका, BC है। हाइट कौन सी है, तो हाइट यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट D, तो AD है।
अब इसमें आप वैल्यू पुट अप करो तो दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 इंटू 6। तो इसका आंसर देखो 2 6 6 6 36, तो 36 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया ट्रायंगल एबीसी का एरिया। अब अगर आपको ये फार्मूला पता नहीं है हाफ बेस इंटू हेड, तो आगे चल के आपको आएगा। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो एक दूसरा ट्रायंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। कुछ इस तरह से मैंने दूसरा एक ट्रायंगल ड्रॉ किया। अब इसका मैंने बेस लिया 6 सेंटीमीटर, इसको नाम दिया मैंने पी क्यू आर। और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वो ली मैंने यहाँ पे 12 सेंटीमीटर और इसको नाम दे दिया मैंने टी। तो पीटी इज परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। अब इस ट्रायंगल का अगर एरिया फाइंड करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू, फार्मूला वही है 1/2 इंटू बेस है क्यू आर इंटू हाइट है पीटी। अब वैल्यू पुट अप करो 1/2 इंटू क्यू आर है 6 सेंटीमीटर और हाइट है 12 सेंटीमीटर, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 36 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब देखो दो ट्रायंगल है, दोनों का एरिया सेम आया, लेकिन क्या इन दोनों एरिया अगर सेम है तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट होने के लिए जरूरी क्या है ट्रायंगल के लिए? या तो उनके 3 साइड सेम होने चाहिए या फिर उनके एंगल सेम होने चाहिए, मतलब ऑल टोटल 6 पार्ट में से कोई भी 3 पार्ट्स इक्वल होने चाहिए। तो कॉन्ग्रुएंट मींस क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल को उठा के दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रख दे तो इस तरह से वो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पे होता नहीं। लेकिन एरिया तो सेम है, जब एरिया सेम है तो जरूरी नहीं है कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। इट मींस दैट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो वी कैन सी दैट हियर नो। तो ये हो गया इसका जस्टिफिकेशन। गॉट इट? नेक्स्ट वी विल सी नंबर 2, आर कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स इक्वल इन एरिया। अगर दो रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो क्या उनका एरिया सेम हो सकता है? एक्चुअली रेक्टेंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी लेंथ और ब्रेथ इक्वल होनी चाहिए। अब रेक्टेंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल है, वन रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ दूसरे रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ के इक्वल है, इट मीन्स दोनों का एरिया सेम आएगा। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो वी कैन से हियर यस। थर्ड, आर स्क्वायर्स हैविंग इक्वल एरिया आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो स्क्वायर का एरिया इक्वल है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि स्क्वायर की जो साइड है, मान लो ये मैंने ले ली 6 सेंटीमीटर और एक दूसरा स्क्वायर ले लिया उसकी भी साइड ले ली 6 सेंटीमीटर, तभी तो इन दोनों का एरिया सेम आएगा। ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर होता है, साइड इंटू साइड। तो जब इसकी साइड और इसकी साइड सेम रहेंगी तभी तो इन दोनों का एरिया इक्वल आएगा। और जब एरिया इक्वल है मतलब इनकी साइड सेम है, इट मींस दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि स्क्वायर का कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उनकी सिर्फ साइड सेम होनी चाहिए। सो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, सो वी विल राइट हियर यस। फोर्थ स्टेटमेंट, आर ऑल स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट। क्या सभी स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं? तो स्क्वायर्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके साइड सेम होते हैं। अब हाँ, सभी स्क्वायर्स के साइड तो सेम हो नहीं सकते, इट मीन्स दैट ऑल स्क्वायर्स आर नॉट congruent, so we will write here no. Next, are circles with same center congruent? मतलब ऐसे सर्कल जिनका सेंटर सेम है, सेंटर का नाम सेम है, तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगे? बिल्कुल नहीं। दो सर्कल्स कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं? जब उनके रेडियाई इक्वल होते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग, सो वी विल राइट हियर नो। सो दीज आर द जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। गॉट इट? Now we will see exercise 9.1 that is taken from Cambridge books. तो क्वेश्चन 2 लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। इफ एंगल बीएसी इक्वल टू 75 डिग्री देन फाइंड एंगल क्यूपीआर। तो बीएसी यानी यहाँ पे देखो बीएसी और हमें फाइंड करना है क्यूपीआर। अब ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो बाकी के जो 6 कंपोनेंट्स है, जो एलिमेंट्स है, वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सो विल राइट हियर ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पीक्यूआर। ओके, देयरफॉर वी कैन से दैट इसके जो दो एंगल्स है, मतलब इस ट्रायंगल के 3 एंगल और इस ट्रायंगल के 3 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हमें पूछा है एंगल क्यूपीआर। क्यूपीआर मतलब ये वाला फर्स्ट जो पॉइंट है और यहाँ पे फर्स्ट वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ए के पास जो एंगल बना है और वर्टेक्स पी के पास जो एंगल बना है, दे बोथ विल बी
equal. Therefore, we can say that angle BAC equal to angle QPR. अब इसका रीजन क्या है? तो इसका रीजन हो जाएगा CACT. CACT क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल है. बट एंगल BAC दिया है 75 डिग्री. But angle BAC equal to 75 degree. Therefore, we can say that angle QPR equal to हो गया 75 डिग्री. अब इसमें अब क्वेश्चन सेकंड पूछा है, राइट ऑल द करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल. इसके जो बाकी के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है वो भी हमें लिखने हैं. करस्पॉन्डिंग एंगल्स है और करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स रहेंगे. सो विल राइट हियर करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. अब इसके जो बाकी एंगल्स है वो कौन से हैं? तो फर्स्ट तो यहाँ पे देखो कि ये P के साथ हो गया. दूसरा एंगल B और एंगल Q इक्वल हो जाएंगे. एंगल B इक्वल टू एंगल Q. और थर्ड है एंगल C विल बी इक्वल टू एंगल R. एंगल C इक्वल टू एंगल R. अब इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स, वो भी हम लिख लेंगे. करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट साइड्स. अब वो कौन से है? उसके लिए आपको क्या करना है कि आप जानते हो कि साइड्स दो पॉइंट से बनती है. दो, तो यहाँ पे देखो पहला दूसरा वो पॉइंट लेना, यहाँ पे पहला दूसरा. तो ये भी साइड विल बी इक्वल टू PQ. फिर दूसरा तीसरा यानी BC विल बी इक्वल टू QR. एंड थर्ड इज पहला और तीसरा, तो AC विल बी इक्वल टू PR. तो इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स है. नाउ वी विल सी क्वेश्चन 5 फ्रॉम 9.1 एक्सरसाइज कैम्ब्रिज बुक्स. तो क्वेश्चन 5 इज दैट स्टेट द करस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्टिसेस, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अब यहाँ पे दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंट दिए और इनके हमें 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बतानी है. वर्टिसेस की करस्पॉन्डेंस, साइड्स की करस्पॉन्डेंस और इनके एंगल्स की करस्पॉन्डेंस. तो वो कैसे कर सकते हैं? सो फर्स्ट वी विल राइट correspondence between vertices. We will write here correspondence between vertices. अब 1-to-1 करस्पॉन्डेंस हमें यहाँ पे लिखनी है. तो जो हमें दिया है कॉन्ग्रुएंट यहाँ पे उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे. नहीं तो यहाँ पे 1-to-1 करस्पॉन्डेंस दी रहती है अलग से, तो हमें उस तरह से लिखना होता है. सो वी विल राइट हियर अब वर्टेक्स A की करस्पॉन्डेंस रहेंगी वर्टेक्स P के साथ. वर्टेक्स B 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी R के साथ. वर्टेक्स C 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी Q के साथ. तो A की P के साथ, B की R के साथ और C की Q के साथ. ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस क्या होती है कि इस ट्रायंगल PRQ को उठा के अगर ट्रायंगल ABC पे रखोगे तो कौन से वर्टेक्स पे कौन सा वर्टेक्स आएगा ये बताना मतलब होता है 1-to-1 करस्पॉन्डेंस. फिर हम देखते हैं करस्पॉन्डेंस बिटवीन साइड्स. अब इसके साइड्स यानी कौन से साइड पे कौन से साइड आएंगी. तो साइड पे देखो पहले यहाँ पे लिखेंगे हम AB की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी PR के साथ. फिर BC दूसरा और तीसरा वर्टेक्स यानी BC की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी यहाँ पे RQ के साथ. एंड देन AC पहला और तीसरा वर्टेक्स यानी AC की जो 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी वो रहेंगी PQ के साथ. ओके, नाउ वी विल सी करस्पॉन्डेंस बिटवीन उसके एंगल्स के बीच में किस तरह से करस्पॉन्डेंस रहेंगी यानी कौन से एंगल के ऊपर कौन सा एंगल आएगा. तो यहाँ पे देखो पहला एंगल ये 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी एंगल P के साथ. जिस तरह से वर्टेक्स की है उसी तरह से एंगल्स की रहेंगी. एंगल B की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेगी एंगल R के साथ और एंगल C की 1-to-1 करस्पॉन्डेंस रहेंगी एंगल Q के साथ. तो इस तरह से ये करस्पॉन्डिंग वर्टिसेस, एंगल्स और साइड्स है. गॉट इट.